हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 47। 47 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ये सेक्शन में? ये सेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर इतने सारे सबसेक्शन है कि याद ही नहीं रहते। तो पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वगैरह तो आप करते ही हो, कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी सेक्शन 47 का लॉजिक क्या है, उससे पहले अपने को सेक्शन 45 पढ़ना पड़ेगा, जो मैं फर्स्ट पार्ट में भी मैंने पढ़ाया था, सेकंड पार्ट में भी समझाया था, फिर एक बार समझा देता हूँ। सेक्शन 45 पीजीबीपी नहीं, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है। क्या बोलता है? अगर आप प्रॉफिट एंड गेन कमाते हो, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स यू अर्न, किससे अर्न करते हो? ट्रांसफर से अर्न करते हो। ट्रांसफर किस में डिफाइन है? 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइन है। ट्रांसफर से आप क्या कमा रहे हो? प्रॉफिट अगेन। किसका ट्रांसफर? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर, जिसका डेफिनेशन कहाँ पे? 2 सबसेक्शन 14 में। ये सब आप लोग ने बहुत अच्छे से किया है। तो अगर आप ये दो केस, ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल एसेट का हो रहा है, तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगेगा अंडर हेड कैपिटल गेन में, ठीक है। तो अभी इसमें ये कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे बताए हुए हैं या कुछ इनकम ऐसी बताई हुई है सेक्शन 47 में, जो कि ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। आपको तो लग रहा है कि भाई हाँ ये भाई साहब ये ट्रांसफर है, पर ये बोलेंगे नहीं ये ट्रांसफर नहीं है। इसमें भी कैसा स्टार्ट होगा? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45। सेक्शन 45 को भाड़ में जाने दो, हम जो बोल रहे हैं हमारी बात सुनो। ये क्या सेक्शन बोल रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे। ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, तो वो हम ये सेक्शन में बात करेंगे। मैं पूरी तरह से ट्राई करूंगा कि आपको ये सेक्शन पूरा याद हो जाए, मतलब ये वीडियो के बाद आपको देखना ही नहीं पड़े। पूरा रट लो ये वीडियो के साथ, अच्छे से ध्यान से देख लेना पूरा वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अलग अलग मतलब एक ही सेक्शन को अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट किया है। पहले में 5 पॉइंट ये हम लोग देख रहे हैं। ये फर्स्ट 5 पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं कि अगर ये 5 ट्रांजेक्शन होते तो इसको हम कैपिटल गेन मानेंगे ही नहीं। फर्स्ट 5 में कौन सा आता है? पहला आता है, ये पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आपका फोकस रहे यहाँ पे। एचयूएफ का टोटल पार्टीशन, अगर पार्टीशन हो रहा है, किसका पार्टीशन हो रहा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के नाम पे। अभी वो बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है? वो बिजनेस पार्टीशन हो रहा है एचयूएफ का, मतलब एचयूएफ पार्टीशन हो रहा है। तो उसके टाइम पे जो कैपिटल असेट ट्रांसफर होंगे, वो टाइम पे जो कैपिटल असेट ट्रांसफर होंगे, तो वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। एक्चुअली तो एक आदमी से दूसरे आदमी, एचयूएफ से जिस जिस आदमी को ट्रांसफर होगा, जो जो मेंबर रहेगा, ट्रांसफर तो है, बट वो माना ही नहीं जाएगा कि वो ट्रांसफर है। तो कैपिटल गेन उस पर नहीं लगेगा। क्या पॉइंट था? एचयूएफ का टोटल पार्टीशन हो रहा है। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है अगर गिफ्ट है, गिफ्ट में आप किसको असेट दे रहे हो? दूसरा क्या विल में दे रहे हो या इररिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो? इररिवोकेबल ट्रांसफर क्लबिंग वाला मैंने चैप्टर जो कराया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख लेना। विल का मतलब क्या होता है आपको पता है कि कोई डेथ होती है तो वो विल बनाते हैं अपने बच्चों के नाम पे या जो भी। और गिफ्ट, गिफ्ट के में आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस पर कैपिटल असेट गेन नहीं लगेगा। मतलब ऐसा थोड़ी होगा आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो और वो गिफ्ट पे गवर्नमेंट मांगने आ जाए कि भाई पैसा दो हमको टैक्स का, तो वो नहीं लगेगा। पहला एचयूएफ का टोटल पार्टीशन, दूसरा क्या था? पहला एचयूएफ का टोटल पार्टीशन, दूसरा गिफ्ट, विल, इररिवोकेबल ट्रांसफर। थर्ड पॉइंट है अमालगमेशन। अगर कोई अमालगमेशन हो रहा है, कंपनी ए का और कंपनी बी का अमालगमेशन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? जो एसेट ट्रांसफर होंगे, किसको ट्रांसफर होंगे? अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होंगे। अमालगमेटिंग जो ट्रांसफर ट्रांसफर करेगा ट्रांसफरी को, वो टाइम पे वो कैपिटल ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करती है एसेट, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पर उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो देखनी जरूरी है। या तो अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को ट्रांसफर करती है, तो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन है कि होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होना चाहिए, मतलब 100% शेयर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20-30%, 51% से ज्यादा, मतलब 60% किया है, वैसा नहीं। पूरा 100% रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी का मतलब क्या है? ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफर करेगा एसेट, मतलब जिसको एसेट मिलेगा वो ट्रांसफरी कंपनी होगी। ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब जो या होल्डिंग या सब्सिडरी जिसको एसेट मिल रहा है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए।
और तीसरा कंडीशन क्या है, विड्रॉवल, ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा अगर विद इन 8 ईयर्स, 8 साल का लॉक इन पीरियड ये हाईलाइट किया हुआ, याद रखना कितना एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि कितने साल का लॉक इन पीरियड है, 8 ईयर्स का। अगर 8 साल के अंदर अंदर होल्डिंग या सब्सिडरी का 100% में से 1% भी कम होता है शेयर 8 साल के अंदर अंदर, तो वो ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर जो एसेट ट्रांसफर हुआ है, जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, और अगर वो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो, अगर वो कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, कब तक, विद इन 8 ईयर्स, तो फिर वो ये जो बेनिफिट दिया था कि वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, विड्रॉ हो जाएगा। वापस देखते क्या पड़ा, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है, 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होना चाहिए, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और अगर 8 साल के अंदर अंदर होल्डिंग सब्सिडरी में 1% भी कम होता है 100% में से, पहला पॉइंट, या दूसरा जो एसेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया था वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो 8 साल के अंदर अंदर, तो फिर ये बेनिफिट जो मिला था विड्रॉ हो जाएगा। फर्स्ट 5 पॉइंट क्या पढ़े, पहले एचयूएफ का टोटल पार्टीशन पढ़ा, पहला कौन सा, एचयूएफ का टोटल पार्टीशन, दूसरा का गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रांसफर, थर्ड अमालगमेशन का केस, चौथा होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग और उसका कंडीशन। अभी बात है कि चलो ये तो हम लोग ने समझो एक गिफ्ट को पकड़ लेते, ये 5 पॉइंट में से गिफ्ट को पकड़ लेते कि मैंने किसी को गिफ्ट दिया, मैंने चलो राधिका मैम को समझो गिफ्ट दिया, ठीक है, तो अभी तो तुम लोग ने ट्रांसफर नहीं माना, पर जब भी आके वो राधिका मैम सेल करेगी उसको बेचेगी वो एसेट को, तभी आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो जो पैसा लिया वो आप चार्ज कर लोगे, ठीक है, पर वो कॉस्ट क्या लोगे वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको तो गिफ्ट में, वो मैम को तो फ्री में मिला था गिफ्ट में, तो अभी वो गिफ्ट के टाइम पे वो कॉस्ट क्या लेगी, तो कॉस्ट कौन सा लेना है, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना है, मतलब जो एसेट मैंने जब परचेज किया था जो प्राइस में, वो कॉस्ट होगा, प्लस अगर मैंने कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह कराया तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फुल वैल्यू ऑफ जो 1/4/2001 का एफएमवी का बेनिफिट देखा था इंडेक्सेशन में, वो भी मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या, कॉस्ट किसका लेंगे, कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे, कॉस्ट किसका लेंगे, प्रीवियस ओनर का लेंगे, प्रीवियस ओनर ने अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह कराया तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि सेक्शन 242 बोलता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना लेंगे, मतलब जो राधिका मैम ने एसेट सोल्ड किया, जब से उनको मिला तब से सोल्ड किया वो लेंगे, या जब से मैंने खरीदा था तब तक का मतलब पीरियड लेंगे, मतलब पीरियड इससे क्या पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म है कि या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगर आप गलत कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जानना बहुत जरूरी है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर, आप बेसिकली इतना समझ लो कि पूरा का पूरा सब प्रीवियस ओनर से लेंगे, पूरा का पूरा कहाँ से लेंगे, प्रीवियस ओनर से। मैंने बेचा राधिका मैम को, गिफ्ट दिया, मैंने राधिका मैम को गिफ्ट दिया और उन्होंने आगे सेल कर दिया, उन्होंने आगे बेच दिया, ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या, जो सेल प्राइस होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, वो ले लेंगे। कॉस्ट क्या लेंगे, उनको तो फ्री में मिला था तो उनके लिए तो कुछ कॉस्ट नहीं, तो कॉस्ट जो मैंने कॉस्ट लिया था, मेरा जो कॉस्ट था वो कॉस्ट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने अगर कराया तो वो भी ले लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने जब से खरीदा था वो डेट से कंटिन्यू होगा, समझा आपको। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर टांग अड़ाने लग गए थे कि भाई हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे बिकॉज गिफ्ट तो अभी मिला है, अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो मंजूला जे शाह के केस में कोर्ट ये डिसीजन देता है कि भाई इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप कॉस्ट पुराना वाला ले रहे हो तो इंडेक्सेशन भी देना आपको जरूरी है कि वो टाइम से इन्फ्लेशन का रेट वगैरह देखेंगे ना, तो इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से लेगा। बेसिकली इतना सा बेसिक सी चीज समझ लो कि सब कुछ प्रीवियस ओनर से लेंगे, ठीक है, ये होप सो आपको क्लियर हो गया रहेगा। फिर बात करेंगे, 5 पॉइंट हो गए अपने, 5 पॉइंट आपको वापस लास्ट में एकदम अच्छे से फटाफट रिवाइज कर लेंगे तो पूरा आपको रट जाएगा। 6 कौन सा पॉइंट है, 6, 7, 8, ये एक्चुअली आप एक्चुअल क्लॉज देखोगे, मतलब सेक्शंस देखोगे इनकम टैक्स के हिसाब से तो ये 3 पॉइंट है, पर मैंने एक साथ ही मर्ज कर दिया। अगर नॉन रेजिडेंट, अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, एक नॉन रेजिडेंट मतलब समझो दुबई का रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में या दुबई में, मतलब इंडिया में नहीं, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे और नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, क्या ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर ट्रांसफर कर रहा है, बी मतलब क्या, बॉन्ड, जी मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आर यानी क्या, रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है, दुबई का रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बी या जी या आर तीनों में से एक कोई चीज,
और वो आउटसाइड ट्रांसफर कर रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। और ये सही भी है ना कि भाई कोई इंडिया की गवर्नमेंट शक्तिमान थोड़ी है कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी को बाहर, इंडिया के सब कुछ बाहर ही हो रहा है तो तुम कहाँ से टैक्स मांगने आ गए? समझ रहे हो ना? तो अगर एक नॉन रेजिडेंट, याद कराने के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बार बार बोलूंगा तो याद हो जाएगा, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर कर रहा है तो वो कैपिटल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बीच में मैंने कुछ पॉइंट नहीं लिए, कुछ पॉइंट सेक्शन 47 के नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो अमालगमेशन के रिलेटेड है और मैं एक अमालगमेशन, टैक्सेशन ऑफ अमालगमेशन और लिक्विडेशन का अलग ही चैप्टर ही डाल देने वाला हूँ, तो क्या उसमें वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बीजीआर। ट्रांसफर ऑफ बीजीआर ये बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, या तो बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या आरडीबी, जो नोटिफाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ट्रांसफर कौन कर रहा है? नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे भी ट्रांसफर कौन कर रहा है? नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है। कहाँ से ट्रांसफर कर रहा है? आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहाँ से? इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांसफर कर रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसपे मैंने आईएफएससी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसमें सब पॉइंट कवर कर लिए। चाहिए तो आप देख लेना, वो भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। अगर ट्रांसफर हो रहा है बीजीआर जो नोटिफाई किया सीजी ने, नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ से ट्रांसफर कर रहा है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, और कंसिडरेशन आ रहा है पेड पेबल, मतलब उसको कंसिडरेशन आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है? फॉरेन करेंसी से आ रहा है, तो वो भी अपना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 6 और 7 पॉइंट में आप लोग ने क्या देगा? एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बीजीआर ट्रांसफर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कर रहा है तो नहीं लगेगा। एक नॉन रेजिडेंट इंडिया से स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज है आईएफएससी में, वहां से ट्रांसफर कर रहा है बीजीआर पर, कंसिडरेशन आ रहा है कहाँ से? फॉरेन करेंसी में अगर आ जा रहा है तो फिर इसमें भी नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। होप सो इतना पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा। इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, बार बार सुन लेना यार, रट्टा हो जाएगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। 8वां 9वां 10वें पॉइंट का सेट देख लेते हैं। मतलब ये कैसे मैंने जानबूझ के 2-2 3-3 पॉइंट के सेट बनाए। माइंड अपना कैसे चलता है ना, अगर आप पूरा एक साथ 20 क्लॉज देखोगे ना तो आप वो कंफ्यूज हो जाओगे, पर आप छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे लॉट में डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर कोई भी आपका थियरी वगैरह का भी क्वेश्चन है, ऑडिट वगैरह का, जैसे स्पेशल ऑडिट पे 20-20 पॉइंट होते हैं, तो उसमें कैसा करने का, 4-4 पॉइंट के 5, ऐसा समझने का कि 5 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें सिर्फ 4-4 पॉइंट है। बस माइंड को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है कि 4-4 पॉइंट के मैं 5 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसीलिए ये किया है कि छोटे छोटे 3-3 पॉइंट के सेट बना दिए कि आपको हमेशा याद रहे। 8 पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट क्या बोलता है? अगर हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है। रिडेम्पशन किसका? ये वाला पॉइंट मैंने आपको आगे भी पहले पार्ट 1 जो कैपिटल गेन वाला था उसमें कराया था, फिर एक बार करा देता हूँ। आप रिडेम्पशन कर रहे हो किसका कर रहे हो? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन कर रहे हो। और कौन कर रहा है? इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल रिडेम्पशन कर रहा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैच्योरिटी से पहले पहले, अगर मैच्योरिटी से पहले पहले हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, अगर मैच्योरिटी से पहले पहले हम लोग, मतलब जो हम लोग के पास गोल्ड बॉन्ड थे वो अगर सेल कर देते, तो ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ रिडेम्पशन हो रहा है और सिर्फ इंडिविजुअल कर रहा है तो फिर अपने को ये केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्या याद रखना है? एक तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड याद रखना है पहला पॉइंट, रिडेम्पशन होना चाहिए इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर 9th पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट है कि अगर कोई आप आर्टिस्टिक असेट का ट्रांसफर करे। आर्टिस्टिक असेट का मतलब क्या हो गया? कोई म्यूजियम का चीज है, फोटोग्राफ है, कोई एंटिक है, वो पूरा लिस्ट दिया है, आप पढ़ लेना एक बार, ऊपर ऊपर से देख लेना कि ये सब जो आर्टिस्टिक चीज है, असेट है, वो ट्रांसफर कर रहे हो। किसको ट्रांसफर कर रहे हो? इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जो इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए, कैसे नोटिफाई किए? नेशनल आर्ट गैलरी हो गया, ऐसे सब पूरी लिस्ट दी है। वो मैं यहाँ पे लिखूं तो कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। अगर कोई ट्रांसफर करे, किसका? आर्टिस्टिक असेट ट्रांसफर कर रहे, किसको कर रहे? टू इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट में क्या? नेशनल आर्ट गैलरी, फिल्म, ये सब एनसीसीए वगैरह है, आप एक बार देख लेना। तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर 10th पॉइंट क्या बोलता है? अगर हम लोग डिबेंचर का प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, क्या मैंने बोला? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करते, कन्वर्ट किस पे करते? या तो शेयर में या डिबेंचर इंडियन कंपनी के, या तो शेयर में या डिबेंचर में कन्वर्ट करते। डिबेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को, बॉन्ड को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट को शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और
तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा लेंगे? प्रीवियस जो एकदम जो फर्स्ट था ये प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड, जो उनका कॉस्ट था और पीरियड कहाँ से, वहां से काउंट होगा। अभी 8, 8, 9, 10 पॉइंट क्या पड़ा? अगर रिडेम्पशन हो रहा है किसका, पहला पॉइंट रिडेम्पशन याद रखना है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड याद रखना है और इंडिविजुअल करना चाहिए। ट्रांसफर हो रहा है आर्टिस्टिक असेट किसको, इंस्टीट्यूट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे नेशनल आर्ट गैलरी वगैरह पॉइंट है, पढ़ लेना। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर ठीक है, प्रेफरेंस बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करें हम लोग शेयर में, इक्विटी शेयर में कर रहे कन्वर्ट, या फिर डिबेंचर में कर रहे किसकी, कंपनी के, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से ले लेंगे। ओल्ड इंस्ट्रूमेंट तो मंजुला जे शाह का लैंडमार्क जजमेंट है, वो उधर ऊपर देखा था, उसमें तो साफ साफ बताया था कि सब कुछ प्रीवियस ओनर का लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं 11, 12, 13, 14। 11 पॉइंट क्या बोलता है? 11 पॉइंट बोलता है कि अगर हम लोग लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं और कोई एसेट नहीं, सिर्फ लैंड ट्रांसफर कर रहे, सिर्फ जमीन ट्रांसफर कर रहे, किसका, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अपना लैंड ट्रांसफर कर रही है। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का मतलब क्या होता है? सिक मतलब क्या, बीमार। बीमार इन द सेंस आदमी बीमार होता है वो पता है, कंपनी कैसे बीमार होगी? कंपनी बीमार होगी जब उसका एक्यूमुलेटेड लॉस, जो लॉस है उसका एक्यूमुलेटेड, वो उसकी नेटवर्थ से भी बड़ा हो जाएगा। जब उसका एक्यूमुलेटेड लॉस उसकी नेटवर्थ से बड़ा हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लैंड, लैंड ट्रांसफर करिए सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो सिक का मतलब क्या होगा? सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मतलब क्या? तो उसका एक्यूमुलेटेड लॉस, जो उसका लॉस है वो उसकी नेटवर्थ से भी ज्यादा हो गया। तो आपको पता चल गया कि लॉस क्या। अब आप बोलोगे नेटवर्थ क्या होता है? तो नेटवर्थ ये सेक्शन में स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है। नेटवर्थ का मतलब क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है पता है आपको? जो उसका शेयर कैपिटल हुआ प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, सिर्फ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ले लो। वो नेटवर्थ वो कम है, किससे कम है? एक्यूमुलेटेड लॉस से कम है। तो अगर वो वाली कंपनी अपना लैंड ट्रांसफर कर रही है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 12th पॉइंट क्या आता है? ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट। अगर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट ट्रांसफर करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो वो अपना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में शायद बताया था, शायद नहीं बताया था क्या, कि अगर पहले कैसा होता था, पहले जो थी स्टॉक एक्सचेंज वो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे। फिर उसको कन्वर्ट किया गया था, कैसे? कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया था, उसको कंपनी बनाया गया था। तो जो पहले एओपी बीवाई में मेंबर थे, जैसे मोतीलाल ओसवाल वगैरह हो गए, उनको फिर शेयर होल्डिंग दिया गया था। तो शेयर होल्डिंग का जो दिया था उसका तो कॉस्ट क्या होता था? उसका कॉस्ट क्या होता था? अपन ने जो मेंबरशिप फीस था वही होता था। पर जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट का हम लोग ने क्या देखा था? नील होता है। तो इस केस में अगर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट, जो राइट्स है उनके ट्रेडिंग करने के या क्लियरिंग करने के, अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 13 पॉइंट क्या आ जाता है? स्टॉक लैंडिंग। स्टॉक लैंडिंग का मतलब क्या? अपना जो शेयर्स वगैरह स्टॉक है जो वो उधार दे रहे, अगर वो उधार दे रहे तो ट्रांसफर नहीं, क्योंकि वो वापस आने वाला है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 14th काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिवर्स मॉर्गेज। आपने मॉर्गेज तो सुना रहेगा। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना जो घर होता है उसको एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास देते हैं और बैंक अपने को लोन देता है, और वो लोन का हम लोग क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं, उसके सामने हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल रीपेमेंट जब करेंगे तो वो छूट जाएगा। जनरली जब हाउस लोन लेते हैं तो वो जो हाउस रहता है, होम रहता है, वो तो मॉर्गेज रहता है, और उसके ऊपर जब अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल खत्म हो जाता है तो वो अपने को घर मिल जाता है। रिवर्स मॉर्गेज क्या? रिवर्स मॉर्गेज पूरा उल्टा केस है। रिवर्स मॉर्गेज में ये समझो कि कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी कोई इनकम नहीं है पर उसके पास घर पड़ा है, तो घर बैंक को मॉर्गेज कर देगा, मॉर्गेज करेगा। इसमें क्या केस रहेगा कि मॉर्गेज किया तो ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करेगा, उसकी जगह जो बैंक है वो सीनियर सिटीजन को कुछ अमाउंट एज अ सैलरी जैसे कैसे मिलता है पर मंथ कुछ अमाउंट, वैसे वो पर मंथ बैंक उसको देगा। और जब वो सीनियर सिटीजन का डेथ हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, मतलब वो यूज नहीं करेगा, तब वो प्रॉपर्टी बैंक के कब्जे में आ जाएगा। समझे? मतलब बैंक क्या करे, जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनको स्पेसिफिक इनकम देगा पर मंथ, और जब 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 उनका डेथ वगैरह हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी बैंक के कस्टडी में आ जाएगी और वो बैंक ले लेगा। हालांकि ऐसा वो प्रोविजन आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें बात होती है कि जो लीगल ईयर है वो सीनियर सिटीजन के, वो चाहिए तो वो प्रॉपर्टी छुड़ा सकते हैं, उसका जो भी प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट वगैरह रिपेमेंट करके। तो रिवर्स मॉर्गेज के टाइम जब सीनियर सिटीजन बैंक को प्रॉपर्टी देगा, तो वो टाइम पे
वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 11, 12, 13, 14 पॉइंट क्या पड़े? अगर ट्रांसफर करे, ट्रांसफर किसका करे? लैंड का करे। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा एसेट है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अपनी लैंड का ट्रांसफर कर दिए तो कैपिटल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सिक का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ कम पड़ गया, किससे? लॉस से। नेटवर्थ का मतलब क्या? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व एक्सेप्ट पीएनएल। ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स के केस में नहीं मिलेगा। स्टॉक लैंडिंग शेयर उधार देना ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिवर्स मॉर्गेज पे से फिर ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन है, 3 सब सेक्शन है। एक तो ये वाला अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कंपनी में, या पार्टनरशिप कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कंपनी में। और थर्ड क्या? प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, मतलब क्या? छोटी मोटी कंपनी किसमें कन्वर्ट हो रही है? एलएलपी में। तो अगर ये कन्वर्ट हो रहे तो ये टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैसे? आगे पर उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आप इसी से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। भाई बहुत मेहनत करके नोट्स बनाया कि रट्टा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना कंपलसरी है, प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। पहले तो बात ये, बिजनेस होना कंपलसरी है। बिजनेस किसका? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ बिजनेस कर रहा था और वो सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, या पार्टनरशिप कुछ बिजनेस कर रहा था पार्टनरशिप फर्म और वो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, तो वो कन्वर्जन है, जो एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। कौन सी कंडीशन है? 4 कंडीशन जो दिख रही है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 में से 3 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो दोनों सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के लिए, फोर्थ से पार्टनरशिप के लिए। आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। पहला पॉइंट, पहला कंडीशन क्या है? जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप की, वो सब एसेट एंड लायबिलिटी कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो सब एसेट एंड लायबिलिटी कंपनी में ट्रांसफर होनी चाहिए। समझे? ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या? जो सोल सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर है उसको कंसीडरेशन कैसे मिलेगा? वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उसने अपने एसेट एंड लायबिलिटी सब ट्रांसफर कर दिए तो अभी कंपनी उसको कुछ देगी कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन सिर्फ शेयर्स में ही मिलने चाहिए, ओनली शेयर्स फॉर्म में, और कोई कंसीडरेशन नहीं चलेगा। सब एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए सोल प्रोप्राइटर से कंपनी या पार्टनरशिप से कंपनी, और कंपनी उसको कंसीडरेशन कैसे देगी? सिर्फ सिर्फ किस में देगी? सिर्फ शेयर्स में देगी। थर्ड पॉइंट क्या? टोटल शेयर होल्डर ऑफ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर इन कंपनी इज नॉट लेस देन 50%। जो कंपनी बन रही है उसके शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होने चाहिए। कौन? या तो पार्टनर्स है तो पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर। मतलब अगर समझो कि वो 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल है तो 50,000 से ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल होना चाहिए। एंड सच शेयर होल्डर कंटिन्यूड फॉर, वो 5 साल तक उसको वो नहीं करना है, उसको 5 साल तक वो जो शेयर होल्डिंग है वो सेल नहीं करना है। अगर कर देगा तो कैपिटल गेन इनकम बन जाएगी। ठीक है, क्या मैंने समझाया? थर्ड पॉइंट अगर नहीं समझा वापस ध्यान से समझ लेना कि जो टोटल शेयर होल्डिंग है कंपनी में उसमें 50% से कम, 50% या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसका होना चाहिए? या तो पार्टनर्स का होना चाहिए या सोल प्रोप्राइटर का होना चाहिए। और वो शेयर होल्डिंग मिनिमम उसको लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक उसको रखना पड़ेगा फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन या सक्सेशन, जिस दिन या तो कन्वर्ट हुआ या बिजनेस सक्सीड हुआ। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जितने भी पार्टनर है जो शेयर होल्डर बने कंपनी में, उनको सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में वो पार्टनरशिप फॉर्म में पीएसआर था उनका, वो सेम प्रोपोर्शन में उनको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट पढ़े थे। कौन सा? ऑल एसेट एंड लायबिलिटी बिकम एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। पूरा एसेट एंड लायबिलिटी जितना भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का था वो ट्रांसफर होना चाहिए कंपनी में, और कंपनी क्या रिटर्न में देगी? सिर्फ शेयर्स देगी। फिर जो शेयर होल्डिंग है वो नॉट लेस देन 50% सोल प्रोप्राइटर और उनका नहीं होना चाहिए, मतलब 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर का होना चाहिए, और लॉकिंग पीरियड 5 साल का लग जाएगा। और पार्टनर जो पीएसआर में थे वही प्रोपोर्शन में इसमें रहेंगे, कंपनी में रहेंगे। फिर अगर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन किसका होता है? प्राइवेट कंपनी का होता है, मतलब छोटी छोटी कंपनी। प्राइवेट या अनलिस्टेड मतलब क्या? जो छोटी मोटी कंपनी होती है जो जबरदस्ती की कंपनी बैठी है, अगर वो एलएलपी में ट्रांसफर होती है, अगर छोटी मोटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पर उसकी भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या? पार्ट 1, 3 और 4 सेम है। पॉइंट 1, 3, 4 सेम है। पॉइंट 1 क्या था? एसेट एंड लायबिलिटी वाला। ठीक है। पॉइंट 3 क्या था? टोटल शेयर होल्डिंग वो वाला 50% से ज्यादा, 5 साल का लॉक इन। और फोर्थ पॉइंट क्या था? सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गया। दूसरे पॉइंट में डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ऊपर क्या था
कि सिर्फ शेयर्स में मिलना चाहिए, पर यहाँ पे आप देखोगे तो एलएलपी में ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर हो रहा था, उसमें क्या जितना पहले जो हिसाब से शेयर होल्डिंग था उस हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयरिंग उसका होना चाहिए। ठीक है, फिर जो कंपनी है छोटी मोटी कंपनी होनी चाहिए, तो वो जो कंपनी का टर्नओवर है या ग्रॉस जो सेल्स है टर्नओवर है वो 3 साल में, पिछले 3 साल में कभी भी 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तभी मैंने बोला ना छोटी मोटी कंपनी पिछले 3 साल में उसका सेल्स 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो अमाउंट शाल बी पेड टू एनी पार्टनर्स फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट अ कंपनी टिल 3 ईयर ऑफ कन्वर्जन। मतलब जो 3 साल का लॉक इन लग जाएगा उसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ भी पार्टनर को नहीं देना। और जो एसेट है वो प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 5 करोड़ एसेट, 60 लाख, क्या बोला 60 लाख बोला सेल्स, टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एसेट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में, और 3 साल तक वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से पार्टनर्स को नहीं देना कुछ भी। ठीक है, फिर एनी टैक्स पेड बाय सक्सेसर फेवर ऑफ प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है पुराना वाला, सक्सेसर मतलब क्या होता है नया वाला। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो गए रहेंगे। पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन रहा है, उसके तो ऑलमोस्ट सब प्रोविजन सेम थे। यहाँ पे मेन क्या वो 60 लाख वाला याद रखना, 3 और 5 करोड़ वाला एसेट याद रखना, 60 लाख सेल्स याद रखना। एसेट क्या, एसेट कोई मेन चीज होती है ना, एसेट मेन चीज मतलब एसेट एक बेस होता है जिसके ऊपर सेल्स आता है, तो एसेट हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एसेट कितना 5 करोड़, और सेल्स एसेट के बेसिस पे आएगा ना, तो एसेट सेल्स कितना 60 करोड़, और 5 करोड़ है तो 60 × 5। ठीक है, वो तो गलत लॉजिक हो जाएगा, ठीक है वो इग्नोर कर दीजिए। हाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर लास्ट 2 पॉइंट बचे। अगर कोई भी कंसोलिडेट स्कीम है म्यूचुअल फंड का, या कंसोलिडेटेड प्लान है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेट कोई भी स्कीम है वो कंसोलिडेट हो रहा है, या कोई भी म्यूचुअल फंड का प्लान कंसोलिडेट हो रहा है, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कैसे, अगर कोई समझो कि इक्विटी का प्लान है, डेट का प्लान है, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम होती है, और अगर वो 2 टाइप की स्कीम को मिला के एक स्कीम करते हैं तो एक्चुअल तो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है या ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा, बट वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट अगर एग्जाम्पशन तभी अलाउड होगा इफ अगर इक्विटी मर्ज हो रहा है इक्विटी के साथ, डेट मर्ज हो रहा है डेट के साथ। ऐसा नहीं चलेगा कि इक्विटी डेट मर्ज हो रहा है, डेट इक्विटी मर्ज हो रहा है, वैसा नहीं चलेगा। कंसोलिडेटेड स्कीम मतलब क्या, म्यूचुअल फंड की या तो स्कीम या म्यूचुअल फंड का प्लान, अलग अलग प्लान रहेंगे, अलग अलग स्कीम रहेंगे, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किया और उसको एक कंसोलिडेट किया, तो एक्चुअल तो ट्रांसफर हो गया, एक्चुअल तो ट्रांसफर हो गया, बट उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पर ओनली इफ इक्विटी के साथ मर्ज हो रहा है, डेट के साथ मर्ज हो रहा है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर एनी ट्रांसफर हो रहा है डीमर्जर में, अगर डीमर्जर का मतलब आपको पता रहेगा, समझो कि कोई एबी कंपनी है, एबी लिमिटेड करके कंपनी है, तो उसमें से बी वाला जो पार्ट है उसको अलग कर रहे हैं। मतलब अमालगमेशन में कैसे, दो मर्जर में कैसा होता है, एक कंपनी दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनती है, इसमें कैसे एक कंपनी अलग हो रही है, डीमर्ज हो रही है। तो अगर डीमर्ज के टाइम पे कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है कोई भी रिजल्टिंग कंपनी को, डीमर्ज कंपनी मतलब कौन सी पुरानी, और उसमें से जो बी लिमिटेड नई बन रही है वो कौन सी रहेगी, रिजल्टिंग कंपनी, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर रिजल्टिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी रहेगी। तो होप सो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए रहेंगे। फटाफट फटाफट मतलब 2-3 मिनट में पूरे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला लास्ट वाला पार्ट तो आप बार बार सुन लेना, तो क्या होगा वो रट्टा हो जाएगा। एचयूएफ पहले सेक्शन 47 देखा था, 47 क्यों देखा था, सेक्शन 45 के बेसिस पे देखा था। 45 क्या बोलता है, 45 बोलता है कि अगर प्रॉफिट और गेन कमाते हो, प्रॉफिट और गेन कमा रहे हो कैसे, ट्रांसफर से कमा रहे हो, ट्रांसफर किसका, कैपिटल एसेट का, तो कैपिटल गेन देना पड़ेगा। पर सेक्शन 47 बोलता है कि ये वाले जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। कौन से वाले, पहला एचयूएफ का टोटल पार्टीशन हो रहा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टोटल पार्टीशन हो रहा है, जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसके मेंबर को, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरा गिफ्ट हो रहा है विल इन इनरिवोकेबल ट्रांसफर, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अमालगमेशन को नहीं माना जाएगा। होल्डिंग से सब्सिडरी या सब्सिडरी से होल्डिंग पर बहुत सारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, होल्डिंग सब्सिडरी 100% रिलेशनशिप होना चाहिए। ट्रांसफरी जो है ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी जिसको मिलता है वो कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और विड्रॉल अगर 8 साल के अंदर, लॉक इन पीरियड है 8 साल, 8 साल के अंदर 100% में से 1% भी कम हो जाता है, या फिर क्या, जो एसेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ था उसको आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज करने लग जाते, तो जो बेनिफिट मिले थे वो विड्रॉ हो जाएंगे और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ से लेंगे, प्रीवियस ओनर से लेंगे। अगर उसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराया तो मिलेगा, हाँ जी जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं
पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, मतलब पीरियड कहाँ से, मैंने आगे एग्जांपल दिया आपने देख लिए रहेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से मिलेगा, पूरा प्रीवियस ओनर से मिलेगा। इंडेक्सेशन मिलेगा, हाँ प्रीवियस ओनर से मिल जाएगा। कौन सा केस लो था, मंजुला जैसे आ गया था। बेनिफिट ऑफ एफएम भी मिलेगा, हाँ जी 1/4/2001 से पहले तो विचेवर इज हायर वाला बेनिफिट मिल जाएगा। फिर 6/7 वाला कौन, 6 में टेक्निकली देखेंगे तो 3 पॉइंट है। अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर ट्रांसफर कर रहा है। कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बीजीआर का मतलब क्या था, बॉन्ड था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, रिपीट डिनोमिनेटेड बॉन्ड था। अगर सेम बीजीआर ट्रांसफर हो रही है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, नॉन रेजिडेंट कर रहा है, पर आउटसाइड इंडिया नहीं कर रहा है, पर इंडिया में कर रहा है। इंडिया में कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से कर रहा है जो आईएफएससी में लोकेटेड है, और वो कंसिडरेशन पेड या पेबल इन फॉरेन करेंसी है, मतलब रिसीव हो गया फॉरेन करेंसी में, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 8, 9, 10 देखते हैं। 8, 9, 10 क्या होता है, अगर रिडेम्पशन होता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, रिडेम्पशन होना चाहिए, मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। रिडेम्पशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का होना चाहिए, और किसके द्वारा होना चाहिए, इंडिविजुअल के द्वारा होना चाहिए, तो नहीं लगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फिर 9 पॉइंट, अगर आर्टिस्टिक असेट है, कोई भी फोटो वगैरह, कोई भी आर्ट है, फोटो है, पेंटिंग, और वो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। एग्जाम्पल बोला था नेशनल आर्ट गैलरी, वो आप मेन बुक में पढ़ लेना, मिल जाएगा। फिर 10th पॉइंट क्या आ जाता है, अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर वगैरह कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो, शेयर या डिबेंचर कंपनी में करते हो, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लोगे, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से लोगे। 11, 12, 13, 14 क्या पढ़ा था, 11th पढ़ा था ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर किसका कर रहे हो, लैंड का कर रहे हो, ट्रांसफर लैंड का ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ पे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का। सिक मतलब क्या, बीमार, बीमार मतलब क्या, लॉस उसके ज्यादा हो गए, किससे, नेटवर्क से। नेटवर्क कहाँ डिफाइन किया था, इनकम टैक्स में डिफाइन है। नेटवर्क का मतलब क्या, पेड अप कैपिटल होना चाहिए, फ्री रिजर्व होना चाहिए, एक्सेप्ट पीएनएल होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। स्टॉक लैंडिंग अगर शेयर उधार दे रहे तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल नहीं लगेगा। रिवर्स मॉर्गेज का पूरा कंसेप्ट ऊपर समझाया अच्छे से। अगर रिवर्स मॉर्गेज में सीनियर सिटीजन अपना घर ट्रांसफर कर रहा है बैंक को और उसको इनकम मिल रहा है, तो वो जब ट्रांसफर कर रहा है वो टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कन्वर्ट हो रहा है बिजनेस, प्रोफेशन नहीं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी का कंपनी में, या पार्टनरशिप फॉर्म का कंपनी में। बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म का कंपनी में, तो जो ट्रांसफर के टाइम असेट या लाइबिलिटी, असेट ट्रांसफर होंगे, कैपिटल असेट ट्रांसफर होंगे, तो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, जो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एसेट या लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, वो पूरे एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाने चाहिए, उसके सामने कंसीडरेशन सिर्फ शेयर्स में मिलना चाहिए। थर्ड क्या, जो कंपनी का टोटल कैपिटल उसमें 50% से कम, मतलब 50% या उससे ज्यादा शेयर्स या तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म के होने चाहिए। लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होना चाहिए, उसके पहले सेल नहीं कर सकता है। और क्या था, और ये था कि ऑल पार्टनर्स जो है वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन जो फर्म में पार्टनर थे उसी प्रोपोर्शन में वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, छोटी मोटी कंपनी क्यों बोलो कि लास्ट 3 साल में किसी साल में उसका सेल 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लास्ट 3 साल में उसका एसेट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसलिए वो छोटी मोटी कंपनी है। अगर वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो 0.134 तो ऊपर वाला सेम रहेगा। उसके बाद चेंज क्या होगा कि जो शेयर होल्डर रहेंगे उसको सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और पीएसआर मिलेगा, और कोई टाइप का कैश वगैरह नहीं दे सकते सॉरी, और कोई भी, बाकी तो ऊपर वाला सेम है। फिर आ जाते हैं लास्ट वाला कि कोई भी म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम है या म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्लान है, वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो एक्चुअल तो ट्रांसफर हो रहा है बट वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि इक्विटी मर्ज होने चाहिए, डेट मर्ज होने चाहिए, कोई भी किससे भी मर्ज होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट क्या देखा था, अगर डीमर्जर हो रहा है, और डीमर्ज का मतलब क्या था, ए बी लिमिटेड कंपनी बी वाला पार्ट अलग कर रहे, ए वाला अलग कर रहे, तो बी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी है, और पहले वाली क्या था, डीमर्ज कंपनी। तो जो रिजल्टिंग कंपनी वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो भाई फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो। एक ही अपना बोलना है, लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में ग्रो करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो तो आप कर ही लोगे, लाइक कमेंट कर देना अच्छा लगे तो। थैंक्स अ लॉट।